यस क्लास, वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन जिसके अंदर आज हम एलएलपी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी एक हाइब्रिड फॉर्म है आपकी कंपनी एंड पार्टनरशिप की। काफ़ी सारी एडवांटेज हैं। जो कंपनी एंड पार्टनरशिप की एडवांटेज वाले पॉइंट थे वो सारे के सारे एलएलपी के अंदर कंसीडर किए गए हैं। देखो, हमने स्टार्ट किया था अपने लीगल एस्पेक्ट को। यूनिट नंबर 9 है ये आपके यूजीसी नेट कॉमर्स की, जिसके अंदर आपके 11 एंड अराउंड 12 एक्ट आते हैं, जिसमें से 6 to 7 एक्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपनी वन शॉट रिवीजन क्लास में। आज हमारा फोकस एलएलपी के ऊपर रहेगा। आज हमें कंप्लीट एलएलपी एक्ट को करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलएलपी एक्ट से। सबसे पहले तो डेट ही देख लेते हैं। 3 डेट आपको इसमें याद रखनी है। सबसे पहले ये पार्लियामेंट से कब पास हुआ। सेकंड डेट आपको याद रखनी है, प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था इस एक्ट को। एंड द लास्ट वन इसकी ये नोटिफाई कब हुआ था। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करती हूँ तो ये पार्लियामेंट से पास हुआ था 12 दिसंबर 2008 में। प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था हमें 7 जनवरी 2009 में। और इसके 2 दिन बाद ही 9 जनवरी 2009 को ये हमारा नोटिफाई हो गया था। किसने नोटिफाई किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसको भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसे नोटिफाई कर दिया था। टोटल चैप्टर इसके अंदर कितने हैं? चैप्टर टोटल 14 है। टोटल सेक्शन कितने हैं? टोटल सेक्शन इस एक्ट में 81 है। एंड टोटल शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल इसके अंदर 4 है। 4 के 4 शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो चलिए यही पढ़ लेते हैं। आपका जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है म्यूचुअल राइट की। किसके म्यूचुअल राइट की? पार्टनर्स की। म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज क्या होंगी एलएलपी के पार्टनर्स की, ये उससे बात करता है। शेड्यूल सेकंड बात करता है कि अगर एक फर्म है, फर्म को एलएलपी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके लिए है आपका शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल थर्ड है कि प्राइवेट कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज अनलिस्टेड, फोर्थ शेड्यूल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे ओनली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात हुई है, तो स्टार लगा के लिख लो कि लिस्टेड कंपनी को एलएलपी के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे वो लिस्टेड पब्लिक हो या लिस्टेड प्राइवेट हो। लिस्टेड कंपनी कांट कन्वर्ट इनटू एलएलपी। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं मेंबर कौन कौन बन सकते हैं। मेंबर कौन कौन बन सकते हैं? क्या कोई इंडिविजिबल एलएलपी का मेंबर बन सकता है? यस। क्या कोई फर्म मेंबर बन सकती है? हमने अभी शेड्यूल 2 में देखा, बिल्कुल। क्या कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी एलएलपी का मेंबर बन सकती है? यस। क्या फॉरेन कंपनी भी एलएलपी का मेंबर बन सकती है? यस। तो मैडम कौन नहीं बन सकता, वही बता दो ना। कौन एलएलपी का मेंबर नहीं बन सकता? देखो, रेड कलर कर देती हूँ। खतरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी,
सोल प्रोप्राइटरशिप या जिसको कॉरपोरेशन सोल भी बोल देते हैं, कॉरपोरेशन सोल एंड लिस्टेड कंपनी LLP का मेंबर नहीं बन सकती। क्लियर हुआ? क्या मैम कोई LLP किसी दूसरी LLP का मेंबर बन सकती है? यस। क्या कोई फॉरेन LLP भी किसी LLP का मेंबर बन सकती है? यस। याद सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे ये रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉरपोरेशन सोल एंड लिस्टेड कंपनी LLP का मेंबर नहीं बन सकती। समझ में आया यहाँ तक? अब इसका थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है LLP एक्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर प्लस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये स्टार लगा लेना कि LLP के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और कंपनी एक्ट के जितने भी प्रोविजन है वो लगते हैं। LLP नाम में तो P आता है, मतलब पार्टनरशिप के प्रोविजन लगने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसके ऊपर सारे के सारे आपके कंपनीज वाले प्रोविजन लगते हैं, इसको ध्यान रख लेना। क्या मैम पार्टनरशिप में तो हमें ऑप्शन मिलता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो करवा लो, बट LLP का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी होता है, ये भी ध्यान रखना। LLP का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है। लास्ट अमेंड कब हुआ था ये आपका एक्ट? 13 अगस्त 2021 को इसके अंदर एक लास्ट मेजर अमेंडमेंट आई थी। मोटिव क्या है? ये LLP जो है ये तो हमने देख लिया कि जो LLP है वो एक हाइब्रिड वर्जन है कंपनी और पार्टनरशिप का। मैम ये हाइब्रिड वर्जन बनाई क्यों? मोटिव क्या है इसका? क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी? उसका देखो कि इजी फॉर्म और डिसॉल्व हो जाता है। इजी है फॉर्म करना और डिसॉल्व करना, क्योंकि कंपनी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन होती है। मैडम ये परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है बेटा जो मेंबर्स हैं या डायरेक्टर हैं, दे में लिव और दे में जॉइन और दे में सेपरेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑर्गेनाइजेशन फिर भी रहेगी। चाहे डायरेक्टर मरे जिए, चाहे वो कंपनी छोड़ के जाए या कंपनी का पार्ट रहे, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस, मतलब यहाँ LLP की बात करें तो LLP की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ऑफ कोर्स इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलेंगे। ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। कंपनी की तरह अगर परपेचुअल सक्सेशन है तो यहाँ इसमें कॉमन सील भी आपको देखने को मिलती है, कॉमन सील भी देखने को मिलती है, बट जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। इसी के लिए, इसी एक एडवांटेज के लिए हमने इसकी हाइब्रिड वर्जन बनाई है कि लाइबिलिटी यहाँ लिमिटेड होती है। एक मजेदार क्वेश्चन, कलर चेंज कर देती हूँ ताकि अलग से हाईलाइट हो जाए। क्या LLP नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बन सकती है? नहीं। LLP हमेशा एंड हमेशा एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी ही होती है। LLP नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए नहीं बन सकती। मिनिमम पार्टनर, देखो LLP के अंदर पहले तो दो टाइप के पार्टनर होते हैं।
एक तो आपके जनरल पार्टनर मतलब बेसिक पार्टनर, और दूसरा होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं इनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, इस पॉइंट का ध्यान रखोगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर होने जरूरी है? 2। कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर कंपल्सरी हैं? 2। एंड आउट ऑफ दीज 2 1 शुड बी रेसिडेंट। एक जो है वो इंडिया के अंदर रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट के लिए 120 डेज वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। रेसिडेंट की आपकी जो वो 60 डेज वाली कंडीशन है, जो हमने इनकम टैक्स में पढ़ी भी है, क्या कंडीशन है? 60 डेज प्रीवियस ईयर के अंदर और 365 इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। जो स्पेशल कंडीशन है 120 डेज वाली, वो वाली उस कंडीशन से आपका रेसिडेंट होना जरूरी है। ये रेसिडेंटशिप का कंसेप्ट हमने इनकम टैक्स में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा भी है, आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? मिनिमम पार्टनर, जनरल पार्टनर जो होंगे उसमें भी मिनिमम 2 पार्टनर का कंसेप्ट है कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। ये 2 पार्टनर आपके इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और आपके बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब आपकी कंपनी जो है वो डोमेस्टिक कंपनी या कोई फर्म या कोई एलएलपी भी हो सकता है। ठीक है, तो मैडम एक बात बताओ, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, मेरी एलएलपी जो मैंने बनाई है उसके अंदर जो मेरे एलएलपी के मेंबर हैं, जो मेरी एलएलपी के मेंबर हैं, वो तो सारे के सारे कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, या तो कोई फर्म है या कोई पार्टनरशिप है या कोई दूसरी एलएलपी है। तो उस केस में मेरा डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? उस केस में जो आपकी कंपनी है या जो भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो नॉमिनी होगा ना, जो नॉमिनी होगा उसको एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर रखा जाता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का सेक्शन भी याद रख लेना भाई, सेक्शन 7 के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बताया है पूरा का पूरा, और सेक्शन 8 के अंदर, सेक्शन 8 में डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी के बारे में बताया है। डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी के बारे में बताया है। यहां तक क्लियर हुआ? मैम अगर कभी ऐसा हुआ कि मेरे पास मिनिमम 2 पार्टनर है ही नहीं, अब एक पॉइंट और भी यहाँ पे रखो, मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट अगर मैं बैंकिंग की बात करती हूँ, कहाँ लिखूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग से रिलेटेड आपकी कोई एलएलपी है तो वहां पे आपके मैक्सिमम जो है वो 10 मेंबर की जरूरत है, और बाकी जनरल के लिए 20। नॉर्मली एलएलपी के अंदर कितने? 2 से 20 मेंबर होने चाहिए, 2 to 20। लेकिन बैंकिंग के लिए मैक्सिमम की लिमिट है ओनली एंड ओनली 10 मेंबर्स। समझ में आ रही है चीजें? मुश्किल तो नहीं है। अब एक सेक्शन पढ़ो जो है आपका सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोलता है? अरे एक सेकेंड प्लीज। यस, सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 ने ये बोला कि मिनिमम 2 पार्टनर रिक्वायर्ड है, ठीक है। इफ फेल, अगर फेल हो गया, कभी ऐसा हुआ कि एलएलपी के पास 2 पार्टनर नहीं है तो क्या होगा? इफ फेल बिलो 2, तो आपको पहले तो ऑप्शन दिया जाएगा कि रीस्टोर कर लो भाई, दोबारा पार्टनर को अपनी एंटिटी के अंदर ले आओ। कितना टाइम दिया जाएगा? 6 मंथ का।
6 महीने के अंदर अंदर आप रीस्टोर कर लो, लेकिन 6 महीने के अंदर भी नहीं कर पाया, अगेन फेल हो गया, तब क्या करेंगे? तब जो एक पर्सन बचा है तो वो पर्सनली ऑब्लिगेट होगा, पर्सनली ऑब्लिगेट होगा हर एक्शन के लिए, पर्सनली ऑब्लिगेट होगा हर एक्शन के लिए। मतलब फिर इस केस के अंदर आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट वर्क नहीं करेगा। साथ ही अगर आप फेल हो जाते हो तो इसमें एक सेकंड केस भी आ सकता है वाइंडिंग अप का, कि आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि आप वाइंड अप कर दो अपनी ट्रिब्यूनल को एज पर द सेक्शन 64, एज पर द सेक्शन 64। समझ में आया? अब अगर ये है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, देखो वैसे तो ये बोला है कि एलएलपी हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर हमारे बॉडी कॉर्पोरेट है तो नॉमिनीज हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। इफ कंट्रावीन, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये चीज कंट्रावीन कर दी गई है तो क्या होगा? तो जो पार्टनर है उस पे पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपए की। पेनल्टी लगेगी पहली चीज तो कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। मैडम स्टिल कंटिन्यू है तो, स्टिल कंटिन्यू है तो, स्टिल कंट्रावेंशन चल रही है तो फर्दर पेनल्टी लगेगी 100 रुपीज पर डे के हिसाब से, मैक्सिमम लग सकती है 1 लाख, मैक्सिमम लग सकती है 1 लाख की। 1 लाख की लगेगी आपकी एलएलपी पे, और प्लस 50,000 की लगेगी मेंबर पे, एवरी पार्टनर, जितने भी पार्टनर बचे हुए हैं उन पे। समझ में आया ये कंसेप्ट भी पूरा? ये सारी चीज, ये कंट्राविन वाला जो प्रोसेस है ये आपको सेक्शन 7 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 6 के अंदर आपको ये बताया गया है कि अगर आप फेल हो जाते हो 2 पार्टनर रखने में तो क्या होगा। बिलो 2 पार्टनर चले जाते हैं, सेक्शन 6 बिलो 2 पार्टनर की बात की जा रही है, और सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड पार्टनर बिलो 2 चले जाते हैं तो उसकी बात की जा रही है। फर्क समझना, कंफ्यूज मत होना। अब बात करते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8, सेक्शन 8 आपकी लाइबिलिटी के बारे में बताता है ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर की लाइबिलिटी के बारे में बताता है। यहाँ ये बोला गया है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जो भी लीगल कंप्लायंस है, जितने भी लीगल कंप्लायंसेस हैं उसके लिए आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ मेरे को एक पॉइंट और बताओ, क्या जो मेरा पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का हो सकता है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, क्या पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो सकता है? क्या पार्टनर इनसॉल्वेंट हो सकता है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्या एलएलपी का मेंबर अनसाउंड माइंड या इनसॉल्वेंट हो सकता है या नहीं? ये लीगल कंप्लायंसेस है एलएलपी के लिए कि वो पर्सनली लाइबल होगा सारी की सारी पेनल्टीज के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनकी लाइबिलिटी तो एक तरीके से कंप्लीट लाइबल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है। समझ में आया? एक चीज और बताऊं? बताओ, जितना बता रहे हो तो एक और सुन लेंगे, सुनो फिर। सेक्शन 15,
सेक्शन 15 ने ये बोला, क्या ये सेक्शन भी याद रखने जरूरी है? सेक्शन 5, 6, 7, 8, ये जो 3 सेक्शन है ना, सेक्शन 6, 7, 8, ये याद रख लेना कि सेक्शन 6 के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर बताया है, 7 के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बताया है और उसकी कंट्रावेंशन, और सेक्शन 8 के अंदर लाइबिलिटी बताई है डेजिग्नेटेड पार्टनर की। ये 3 जरूर याद रख लेना, सेक्शन 15 बेशक छोड़ देना। सेक्शन 15 में क्या बताया है? ये एंश्योर करता है दैट एलएलपी हैज यूनिक लीगल एंड नॉट मिसलीडिंग नेम। एलएलपी का कोई यूनिक, लीगल और मिसलीडिंग नेम होगा, मतलब ऐसा कोई नाम नहीं होगा जो नॉन मिसलीडिंग है, नॉन मिसलीडिंग नेम नहीं होगा। और इसको अप्रूव मिलेगा आरओसी से, ये तो मैंने बता दिया। प्लस इसको एज ए सफिक्स यूज करना है अपने नाम के पीछे एलएलपी, जैसे हम कंपनीज में करते हैं ना, एलटीडी, एलटीडी, या प्राइवेट कंपनी है तो पीवीटी एलटीडी, ये यूज करते हैं। ऐसे एलएलपी को भी एलएलपी के अंदर आने वाली ऑर्गेनाइजेशन को भी एज ए सफिक्स यूज करना है एलएलपी। प्लस सर्टेन वर्ड लाइक बैंक या नेशनल, अगर आपको कोई ऐसा वर्ड लेना है, कुछ लाइक नेशनल से रिलेटेड आपको कोई वर्ड लेना है, तो मतलब कुछ अलग वर्ड जो कहीं ना कहीं किसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए यूज होता है या किसी एक डेजिग्नेटेड के लिए यूज होता है, ऐसा कोई वर्ड लेना है, तो यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट। तो उस केस में आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट के साथ साथ जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनसे भी, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लाइक बैंकिंग, अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो अपनी एलएलपी के साथ, तो उसमें आपको आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? एक पॉइंट और देख लो यहाँ पे, हमने लास्ट क्लास में एक कंपनी एक्ट पढ़ा था। जी बिल्कुल, कंपनी एक्ट के अंदर आपके डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये किस में होता है? ये कंपनी के लिए जरूरी होता है। तो एलएलपी के लिए क्या जरूरी होता है? एलएलपी में होता है आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये होता है आपका एलएलपी के लिए। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। एलएलपी को, अगर एलएलपी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो उसको अपने रिकॉर्ड जो है वो कितने साल तक संभाल के रखने पड़ते हैं? मतलब बुक ऑफ अकाउंट जो है वो कितने टाइम तक मेंटेन करके रखने पड़ते हैं? कितने टाइम तक बुक ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करके रखने पड़ते हैं? 8 साल। अगर आपकी कंपनी या एलएलपी चल भी रही है तो उस टाइम पीरियड पे भी पिछले 8 साल का रिकॉर्ड हमेशा एंड हमेशा आपके पास होना चाहिए। एंड 8 से पीछे 9th ईयर का रिकॉर्ड अगर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, 9th ईयर का रिकॉर्ड अगर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो इस केस के अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ती है पहले अथॉरिटी से। रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है अथॉरिटी से। क्लियर है? ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा एलएलपी एक्ट।
एंड आई जस्ट वॉन्ट कि मैं नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट भी शुरू कर दूं, क्योंकि ये भी छोटा सा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्या मैं ये शुरू कर दूं? छोटा सा एक्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कर लेते हैं, एक ही टेबल से पूरा हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आपको एक राइट देता है टू क्रिएट समथिंग बाय यूजिंग माइंड। क्रिएट समथिंग बाय यूजिंग माइंड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको एक राइट देता है कि आपने जो अपने माइंड से चीजें बनाई हैं आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये आपके मेन मोटिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट करना क्रिएशन को, क्रिएशंस को प्रोटेक्ट करना इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। प्लस बाकी ऑब्जेक्टिव आपके ऑन मनी भी आ सकता है, क्योंकि आपने जो चीज बनाई अब आप उसका लाइसेंस लेते हो, आप उसको यूज करने के लिए फंड पैसा चार्ज करते हो। साथ में इसका ऑब्जेक्टिव बिल्ड रेपुटेशन भी आता है, बिल्ड रेपुटेशन, है ना? समझ में आया यहाँ तक? अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, इसके लिए एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम, ताकि चीजें थोड़ी सी साफ साफ आपके सामने रहें, तो आपको रिवाइज करने में, याद करने में बेटर रहे। सबसे पहले आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, किसके लिए बनाया जाता है, क्या प्रोटेक्ट करता है? पेटेंट प्रोटेक्ट करता है आपकी इन्वेंशन को, आपकी इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है। लाइक आपने कोई न्यू प्रोडक्ट बनाया है, आपका कोई प्रोसेस है, एक काम करने का आपने कोई न्यू प्रोसेस खोज दिया, तो उसके लिए आपका पेटेंट यूज होता है। पेटेंट आपको 20 इयर्स के लिए प्रोटेक्शन देता है, 20 इयर्स के लिए प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन के अंदर आ जाता है, याद रखना। और अगर आपका कोई न्यू डिजाइन पेटेंट है, न्यू डिजाइन पेटेंट है, तो उसमें 14 ईयर है। किस चीज का पेटेंट होता है, मेरे को ये बताओ। पेटेंट के लिए आपकी कोई भी चीज जो वो दे मस्ट बी नोवेबल, कोई नई चीज होना जरूरी है, वो यूजफुल भी होनी चाहिए, कुछ काम भी आए, प्लस ऑफ कोर्स नॉन ऑब्वियस, ऐसी बेसिक सी चीज ना हो कि कुछ भी बना के ले आए, नॉन ऑब्वियस चीज भी आपकी होनी चाहिए। ये है पेटेंट के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ, कॉपीराइट। कॉपीराइट, कॉपीराइट आपको मिलता है लिटरेरी चीजों पे, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएशन के लिए, लिटरेरी पे, आप कह सकते हो आर्टिस्ट पे, आर्टिस्टिक वर्क है आपका कोई, आप कह सकते हो म्यूजिकल या ड्रामा है, कुछ साउंड्स के ऊपर कॉपीराइट आता है, म्यूजिकल या ड्रामा है, या कोई आपकी सॉफ्टवेयर है, उस पे भी आपको कॉपीराइट मिलता है। आपकी कोई मूवी या फिल्म है, उस पे भी आपको कॉपीराइट मिलता है, ठीक है? कितने टाइम के लिए मिलता है कॉपीराइट? आपको कितने टाइम के लिए मिलता है कॉपीराइट? मिलता है आपको लाइफ टाइम ऑफ ऑथर।
लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, ऑथर की लाइफ टाइम तक प्लस उसकी डेथ होने के बाद 60 ईयर्स तक उसके जो भी ब्लड रिलेशन वाले पर्सन्स होते हैं उनको ये राइट मिल जाता है। लाइक अगर फादर का है तो बच्चों को मिल जाता है। क्लियर है? इसमें साथ में ये भी लिख लो, पेटेंट का एक्ट क्या है? पेटेंट एक्ट है 1970। 1970। कॉपीराइट का एक्ट है 1957। कॉपीराइट वाला एक्ट ना बहुत बार अमेंड हुआ आपका, बहुत बार। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का एक्ट है आपका 1999। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क किस चीज का होता है? ट्रेडमार्क होता है आपका ब्रांड के लोगो का, ब्रांड के लोगो का। कोई आपने स्लोगन दिया है, आप सिंबल का भी ट्रेडमार्क ले सकते हो। कितने टाइम के लिए होता है? अब ट्रेडमार्क गुड्स का है तो वो होगा 10 साल तक। ट्रेडमार्क किसी सर्विस से रिलेट करता है तो वो होता है आपका 17 ईयर तक। बट उसमें ध्यान ये रखना, इट कैन बी रिन्यू, रिन्यू हर 10 साल में आप इसे रिन्यू करवा सकते हो। क्या कोई लिमिट है कितनी बार रिन्यू करवा सकते हैं? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। हर 10 साल में आप इसे बाद में रिन्यू भी करवा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ट्रेडमार्क। उसके बाद आ जाओ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एक बताती हूँ वो भी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का जो राइट है वो कौन ले सकता है, ये था इसका क्वेश्चन। तो उस एरिया में रहने वाले क्या कोई भी ले सकता है? नहीं। क्या उस एरिया का कोई भी प्रोड्यूसर ले सकता है? नहीं। जो ऑथोराइज्ड पर्सन है ना उस गुड्स का, ओनली वही ले सकता है, जिसने एक्चुअली में जियोग्राफिकल इंडिकेशन लिया है एज पर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्लियर? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या है? जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करता है। स्पेसिफिक रीजन, बनारसी साड़ी सबसे बढ़िया एग्जांपल है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, बनारसी साड़ी, है ना। और दार्जिलिंग टी, ये आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है कितने टाइम पीरियड के लिए मिलता है? 10 साल तक। 10 साल तक। क्या रिन्यू करवा सकते हैं? यस। क्या कोई कंडीशन है कितनी बार रिन्यू होगा? नो। रिन्यू करवा सकते हैं एन नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार भी आप इसे रिन्यू करवा सकते हो। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट है 1999। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट 1999। क्लियर? यस। आगे आ जाओ, प्लांट वेराइटी। प्लांट वेराइटी, प्लांट वेराइटी के अंदर क्या है? प्लांट वेराइटी के अंदर आप कोई न्यू प्लांट की वेराइटी बनाते हो, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि दो ग्रीड को मिक्स करके आप एक नए टाइप का प्लांट बना देते हो, तो वो सब प्लांट वेराइटी के अंदर आता है। न्यू वेराइटी,
न्यू वैरायटी अगर आप बना देते हो। इसका टाइम पीरियड कितना है? 6 to 15 ईयर। ये डिपेंड करेगा वैरायटी पे। इट डिपेंड ऑन वैरायटी। फिर है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन। इससे क्वेश्चन आपके ज्यादातर ऐसे ही आते हैं कि कॉपीराइट कितने टाइम के लिए होता है, किस चीज के ऊपर आपको कॉपीराइट मिलता है। आपको आइटम्स दे देंगे, इसमें से बोलेंगे किस किस चीज, इसमें से किस किस चीज का आपको कॉपीराइट मिल सकता है। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, बस ये एक ही टेबल आपके लिए सफिशिएंट होगी। इन शॉर्ट आपको नोट्स बनाने हैं तो। ओके। डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन मतलब आप कुछ शेप या पैटर्न कुछ अलग दे रहे हो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्नामेंट्स ऑफ आर्टिकल अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए होता है। किसके लिए? शेप, कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हो, या आप ऑर्नामेंट्स ऑफ आर्टिकल मतलब ज्वेलरी वगैरह भी डिजाइन करते हो। ऑर्नामेंटेशन ऑफ आर्टिकल, इनमें आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन वर्क करता है। डिजाइन एक्ट 2000 है ये, यहाँ लिख लो। डिजाइन एक्ट 2000 कितने टाइम के लिए होता है? 10 साल। 10 साल। रिन्यू करवा सकते हो एक बार सिर्फ। रिन्यू ओनली फॉर वंस। कितने टाइम के लिए रिन्यू होता है? 5 साल के लिए रिन्यू होता है। उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। क्लियर है? ये है मेन आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1, 2 एंड 3, ये 3 स्लाइड के अंदर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंप्लीट तरीके से खत्म हो गया। आज हमने एलएलपी को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम कंपटीशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और आपका जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। 2 ही एक्ट बचे हैं, कंपटीशन एक्ट एंड जीएसटी। देन आपकी यूनिट 9 जो है वो लीगल की कंप्लीट हो जाएगी। लीगल एस्पेक्ट की यूनिट 9 यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बढ़िया सा कमेंट करके जरूर जाना। मेरी तरफ से एट लास्ट थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू स्टे इन क्लास।